नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और जापान की शिखर वार्ता आज शाम नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मीडिया ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आम आदमी पार्टी के 10 विधायक आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी नागरिकों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत ने एक बार फिर जैव रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध पर जोर दिया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू हो रहा है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन और डबल्स मुकाबलों में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ सैफ की अंडर 18 महिला चैंपियनशिप में आज जमशेदपुर में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान की 14वीं शिखर वार्ता आज शाम नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो शिखर वार्ता के लिए आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछली वार्षिक शिखर वार्ता अक्टूबर 2018 में तोक्यो में हुई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता श्री मोदी और श्री किशिडा के बीच पहली बैठक होगी। भारत और जापान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के दायरे में बहुआयामी सहयोग साझा करते हैं। इस शिखर वार्ता में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों की समीक्षा करने, इसे मजबूत करने और इसे और आगे बढ़ाने के रास्तों पर विचार करने का मौका मिलेगा। बैठक के दौरान दोनों नेता साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का भी आदान प्रदान करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र और इससे परे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी बढ़ाने के उपायों पर भी श्री मोदी और श्री किशिडा विचार विमर्श करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मीडिया लोगों का जीवन बदलने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण देते हुए बताया कि जनसंचार माध्यमों ने इस महत्वपूर्ण मिशन को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल प्रमुख मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का वीडियो माध्यम से उद्घाटन किया। श्री मोदी ने नए भारत के निर्माण अभियान में मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। The media played a critical role in these years gone by. I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness and Beti Bachao Beti Padhao. These are subjects beyond the domain of politics and political parties. They are about making a better nation in the coming years. मातृभूमि समाचार पत्र की शुरुआत 18 मार्च 1923 को हुई थी। ये सामाजिक सुधारों और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा और राष्ट्रहित के जुड़े मुद्दों को उजागर करता रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। श्री शाह जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में वार्षिक परेड का निरीक्षण भी करेंगे। ये पहला मौका है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। श्री शाह जम्मू में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस बैठक में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इनमें हरपाल सिंह चीमा, डॉ बलजीत कौर, हरभजन सिंह और डॉ विजय सिंगला के नाम शामिल हैं। हरपाल सिंह चीमा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मान सहित पंजाब के नवनिर्वाचित विधायकों ने बृहस्पतिवार को विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। श्री मान ने इस महीने की 16 तारीख को महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट के लिए विधायक अग्निमित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है और बालीगंज विधानसभा सीट के लिए किया घोष को टिकट दिया गया है। पार्टी ने बिहार में बोचहां विधानसभा सीट से बेबी कुमारी और महाराष्ट्र में कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से सत्यजीत नाना शिवाजी राव कदम को मैदान में उतारा है। इन सीटों पर उपचुनाव 12 अप्रैल को होंगे। नामांकन पत्र 24 मार्च तक भरे जा सकते हैं। मतों की गिनती 16 अप्रैल को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कल असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने असम से पवित्रा मार्गरीटा, हिमाचल प्रदेश से डॉ सिकंदर कुमार, नागालैंड से एस फांगनोन कोन्याक और त्रिपुरा से डॉ माणिक साहा को मैदान में उतारा है। पंजाब की 5 सीटों, केरल की 3, असम की 2 और हिमाचल प्रदेश, नागालैंड तथा त्रिपुरा की एक सीट के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव इस महीने की 31 तारीख को होने हैं। 21 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नागालैंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद दिवंगत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो 22 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। सत्र का समापन 25 मार्च को होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत और जापान की शिखर वार्ता आज शाम नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मीडिया ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आम आदमी पार्टी के 10 विधायक आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी नागरिकों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत ने एक बार फिर जैव रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध पर जोर दिया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू हो रहा है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन और डबल्स मुकाबलों में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ सैफ की अंडर 18 महिला चैंपियनशिप में आज जमशेदपुर में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूक्रेन के सुमय शहर में फंसे बांग्लादेशी नागरिकों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी को लिखे पत्र में श्रीमती हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने होली की भी बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत सरकार का सहयोग दोनों देशों के विशिष्ट और दीर्घकालिक संबंधों का प्रमाण है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैव रासायनिक हथियार संधि को सच्ची भावना से लागू करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि आर रविन्द्र ने कहा कि एक वैश्विक और गैर भेदभावकारी निरस्त्रीकरण संधि होने के कारण भारत इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता है। India attaches high importance to the Biological and Toxin Weapons Convention as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. It is important to ensure full and effective implementation of the BTWC in letter and spirit. We also believe that any matter relating to obligations under the convention should be addressed as per the provisions of the convention and through consultations and cooperation between the parties concerned. इस निरस्त्रीकरण संधि के तहत जैव रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित किया गया है। इस बीच यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच ताजा दौर की राजनयिक बातचीत का स्वागत किया है। श्री रविन्द्र ने कहा कि इस संकट का समाधान शत्रुतापूर्ण रवैये को तुरंत समाप्त करने और बातचीत तथा राजनयिक समाधान का मार्ग अपनाने से ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि युद्ध से यूक्रेन की जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधोनम गैब्रियेसस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उनके संगठन ने अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर 43 हमलों की पुष्टि की है। इन हमलों में 12 लोग मारे गए और 34 घायल हुए हैं। संघर्षरत यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कल नया परामर्श जारी किया। इसमें कहा गया है कि भारतीय दूतावास कार्य कर रहा है और ईमेल cons@mea.gov.in के जरिए संपर्क किया जा सकता है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। कोविड टीकाकरण अभियान के विस्तार के तहत सभी वयस्कों सहित किशोरों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज नई दिल्ली के पास फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले मेले का उद्घाटन आज शाम हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। कोविड महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद इस मेले का आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस दौरान देश की समृद्ध हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस मेले में जम्मू एवं कश्मीर एक थीम स्टेट के रूप में हिस्सा ले रहा है, जो विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति तथा समृद्ध विरासत को प्रदर्शित कर रहा है। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, कश्मीर से वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाला अपना घर और स्मारक द्वार मुबारक मंडी जम्मू की प्रतिकृतियां इस साल के सूरजकुंड मेले का मुख्य आकर्षण होंगे। इस मेले में 20 से अधिक देश भाग ले रहे हैं और उज्बेकिस्तान भागीदार देश है। यह मेला लोगों के लिए दोपहर 12:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक खुला रहेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 26वां केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया। समारोह का उद्घाटन बांग्लादेश की फिल्म रेहाना मरियम नूर से हुआ। 8 दिन के समारोह में 173 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। समारोह में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और अब खेल समाचारों के साथ हैं कुमार राधा रमण।
ओडिशा के भुवनेश्वर में सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। रेलवे की पुरुष टीम पिछले 4 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय चैंपियन है, जबकि रेलवे की महिला टीम ने पिछले 2 खिताब जीते हैं। भुवनेश्वर में ही कलिंग हॉकी स्टेडियम में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज और कल भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा। भारत ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और 4 में जीत के साथ उसके 12 अंक हैं। भारतीय टीम अब भी दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। अर्जेंटीना 6ठे स्थान पर है और 4 में से 3 मैचों में जीत के साथ उसके 9 अंक हैं। उधर दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ सैफ की अंडर 18 महिला चैंपियनशिप में आज जमशेदपुर में एक बार फिर भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा। प्रतियोगिता में भारत और बांग्लादेश दोनों ने नेपाल के साथ अपना पहला मैच जीता है। फिलहाल दोनों ही टीमें 3-3 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर बनी हुई हैं। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन तथा डबल्स मुकाबलों में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के ली जी जिया और जापान के केंटो मोमोटा के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। महिला डबल्स की भारतीय जोड़ी कोरिया की विश्व नंबर 2 जोड़ी ली सोही और शिन सुंगचान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है। और क्रिकेट के मैदान से खबर, न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 29 ओवर में 2 विकेट पर 141 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही हैं। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। उन्नीस मार्च को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नल शौकत मलिक ने म्यारेम कोइरेंग सिंह और INA के अन्य सदस्यों सहित मणिपुर के निवासियों की मदद से मोरांग में तिरंगा फहराया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जिस ध्वज को मान्य किया था वो पूर्ण स्वराज ध्वज का रूपांतर था। इसमें ऊपर केसरिया रंग की पट्टी पर आजाद शब्द और नीचे की हरी पट्टी पर हिंद शब्द लिखा था और बीच की सफेद पट्टी पर गांधी जी के चरखे की जगह आक्रमण को आतुर बाघ का चित्र था, जो INA की प्रबल शक्ति और संघर्ष की अदम्य इच्छा का प्रतीक था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में सिंगापुर में की थी। सुदूर पूर्व में जापान के भारतीय युद्ध बंदियों के साथ निर्वासित राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग के समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने इस मुक्ति सेना में नई जान फूंक दी। जुलाई में सिंगापुर में एक बैठक के दौरान रास बिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस सेना को पुनर्गठित करने में समर्थ रहे। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में निर्वासित भारतीयों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने INA में शामिल होकर और वित्तीय रूप से भी सहयोग किया। इंडियन नेशनल आर्मी में एक पृथक महिला इकाई सहित लगभग 85,000 सैनिक थे। महिला यूनिट रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था।
INA ने इंपीरियल जापानी आर्मी के साथ मिलकर बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेना का और बाद में मित्र राष्ट्र की सेना का मुकाबला किया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण भास्कर खरे का भी स्मरण कर रहे हैं। नारायण भास्कर का जन्म 19 मार्च 1884 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। पेशे से चिकित्सक नारायण भास्कर 1916 से 1938 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस प्रांतीय कांग्रेस समिति और नागपुर के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। वे एक राष्ट्रवादी मराठी पत्र तरुण भारत के संस्थापक और संपादक भी थे। नारायण भास्कर ने लाहौर कांग्रेस के आदेशानुसार विधायी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। 1937 के चुनावों के बाद नारायण भास्कर नवगठित सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अष्टी और चिमूर में भीड़ ने कुछ पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस सिलसिले में 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। नारायण भास्कर खरे ने इन लोगों की मदद के लिए मृत्यु दंड राहत सोसाइटी का गठन किया। वे मई 1943 से जुलाई 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। परिषद में वे राष्ट्रमंडल संबंध विभाग के प्रभारी थे। बाद में नारायण भास्कर खरे संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवारत रहे। 1952 में वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा सांसद चुने गए और 1955 तक सांसद रहे। बाद में वे नागपुर में बस गए। 1970 में उनका निधन हुआ। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आज हम शहीद मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं। दिल्ली निवासी खान ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश सेना को रोकने में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। दिल्ली पर फिर से नियंत्रण के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और 19 मार्च 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब मौसम। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसके 21 मार्च तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके बाद ये 22 मार्च तक उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी म्यांमार के तट से टकराएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2-3 दिन के लिए तेज वर्षा होने और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इस बीच कल पोर्ट ब्लेयर में हल्की वर्षा हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एहतियात के तौर पर 22 मार्च तक सभी तरह की पर्यटन गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। सभी स्कूल आज बंद रहेंगे।
और अन्य महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और गिलगित में बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में इम्फाल, शिलांग, आइजॉल और कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रियंका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, होली के अवकाश के कारण आज अधिकतर समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुए हैं। कुछ समाचार पत्रों की वेबसाइट पर यूक्रेन संकट से जुड़ी खबरें छाई हुई हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को दी चेतावनी, कहा रूस की मदद करने पर अंजाम भुगतने होंगे। दोनों नेताओं ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की वार्ता। जनसत्ता की सुर्खी है, 1 साल में 1.5 लाख लोगों की जान बची। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 13% की कमी, रिपोर्ट में दावा। एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रसोई गैस के इस्तेमाल से अकेले वर्ष 2019 में प्रदूषण से संबंधित करीब 1.5 लाख अकाल मौतों को रोकने का अनुमान है। अमर उजाला की वेबसाइट की खबर है, दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, कहीं स्कूल बंद तो कहीं लोगों को घरों में किया कैद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने कहा है कि 7 मार्च से 13 मार्च के बीच 1 करोड़ से ज्यादा नए संक्रमण की पुष्टि हुई। महामारी के दौर में मानक संचालन प्रक्रिया, एहतियात बरतने संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन या अन्य किसी तरह की लापरवाही बरतना भारी पड़ सकता है। दैनिक जागरण लिखता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का भारत ने किया समर्थन। कहा सामूहिक विनाश के हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध जरूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान की शिखर वार्ता आज शाम नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मीडिया ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आम आदमी पार्टी के 10 विधायक आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी नागरिकों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैव रासायनिक हथियार संधि को लागू करने पर बल दिया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू हो रहा है और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन और डबल्स मुकाबलों में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।